Starting with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum everyone. I am Sadaf Batul, currently enrolled in the MSc Honors Plant Breeding and Genetics second semester and serving as an executive member at the Pakistan Society of PPG. I cordially invite you all in the fifth webinar of the scholarship series on the behalf of PSPPG. Basically, this seminar will especially focuses on getting the acceptance letter. And for today's session, we have a very eminent speaker with us. The first speaker is Mr. Uzair. He did his bachelor's from University of Agriculture, Faisalabad, and also master's from UAF. And he is continuing his PhD from the Henan Agriculture University, China. He will brief you about how to get the acceptance letter for different scholarships. And our second speaker is Mr. Muhammad Lubaid Khalid. He did his bachelor's from BZU Multan and did his master's from University of Agriculture, Faisalabad. And he is also continuing his PhD from Henan Agriculture University, China. Both of these speakers will tell you about the strategic tactics to confirm your chances of getting an acceptance letter at the right time for the right scholarship. So over to you, sir. ओके करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस है वो होगा हाउ टू गेट एक्सेप्टेंस लेटर एंड देन हाउ इट विल बी useful for applying and how can we apply and how can we get our scholarship. So in this meeting today I will cover these contents. Me and Mr. Muhammad Uzair will also telling you about these contents. So first of all I am starting with how to make a good CV, because CV is a very important thing in your job for getting scholarship for anything. तो सबसे पहले मैं आसानी के लिए चले आपको उर्दू में भी थोड़ा इन्फॉर्म करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन डालनी होती है सीवी में। तो उसके लिए आपने आपका नेम, फादर नेम, आपका होम एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस जो आप यूज़ करते हैं एंड ऑल दिस थिंग आपने डिटेल में अपनी हर चीज़ डालनी होती है। किसी भी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना, ताकि उनके पास ये ना हो कि इनका ईमेल नहीं है, इसका फ़ोन नंबर नहीं है, या इसका कोई हमने उनको वो नहीं देना पर्सनल, अगर वो बंदा आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो। देन उसके बाद आपने अपनी स्टडी इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी होती है अपनी सीवी में। तो उसमें आपने बेसिकली जो स्टार्ट करना होता है वो आपने सबसे पहले अपनी जो लेटेस्ट डिग्री होती है ना वहाँ से करना होता है। अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो आपने अगर पीएचडी में अप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले मास्टर के बारे में बताना है, फिर उसके बाद आपने बैचलर के बारे में, देन उसके बाद आपने इंटरमीडिएट एंड देन मैट्रिक। तो इसके लिए बेहतर यही होता है कि सबसे पहले यू शुड हैव टू राइट योर डिटेल इंस्टीट्यूट नेम एंड देन यू हैव राइट योर बैच। आपने कब स्टार्ट किया, कब आपका बैच एंड हो रहा है, और आपने कितना स्कोर गेन किया। इसको अपने सीजीपीए, आपके मार्क्स, उन सबको डिटेल से अपने साथ लिखना होता है। एंड देन उसके बाद आपने लिखना होता है आपके अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेट्स। ये अचीवमेंट और सर्टिफिकेट जो हैं ये भी बहुत मैटर करते होते हैं। तो इन अचीवमेंट्स, लेट्स सपोज आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपके पास उसके अवार्ड्स हैं, आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स हैं, आपने वो उसके बारे में लिखना होता है। फिर उसके बाद आपने जितनी भी इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्कशॉप होती हैं, वो सारी आपने इधर लिखनी होती हैं। तो इसके लिए ये भी होता है कि आप अपनी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी जो है, ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उसमें अमूमन कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो उसको भी हमने लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। इसका बड़ा वो होता है, हम उस वक्त तो फ़ायदा हो ही रहा होता है, उसके बाद भी हमें बहुत फ़ायदा होता है इन चीज़ों का ना। आपने जो उस तरह की सोसाइटीज़ होती हैं उनके मेंबर बनना है, आपने उन मेंबरशिप लेनी है। जिस तरह हमारे स्काउट्स हैं यहाँ पे, और
कई क्लब्स भी हैं यूएफ के अंदर, तो इन सब को ज्वाइन करेंगे आप, एक तो सीखेंगे, दूसरा आपका सर्टिफिकेट आएगा, तीसरा जब आप अपनी सीवी में इन चीज़ों को अटैच करेंगे तो ये आपको वहाँ बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो उसके बाद आपने जितने भी ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और वर्कशॉप, इन सब के सर्टिफिकेट अपने पास सेफ रखने होते हैं। बेशक आपकी फील्ड से रिलेटेड है या नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर उसे अटेंड करें और उसका सर्टिफिकेट लें और उसको अपने पास सेव रखें। देन आप उसको अपनी सीवी के अंदर ऐड कर सकते हैं और ये भी आपकी सीवी की वर्थ को इन्हांस करती हैं चीज़ें। उसके बाद आता है आपका वर्क एंड एक्सपीरियंस। हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ बाई स्टूडेंट के हम बैचलर करते हैं, बैचलर के बाद हम 1 साल 2 साल का गैप दे के फिर मास्टर स्टार्ट करते हैं, या मास्टर करते हैं, मास्टर के बाद हम 1 2 साल का गैप दे के पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपने वो जो ड्यूरेशन होता है उसका आपके पास जो आपने वर्क किया होता है आपने वो अटैच करना है, कि मैंने ये इतना जो टाइम था मेरा डिग्री का गैप था, या मैं ये इतने साल मैंने ये काम किया है और ये मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है। और ये जितनी भी चीज़ें, जितने सर्टिफिकेट वर्क एक्सपीरियंस हमने यहाँ लिखनी है ना सीवी में, वो आपके पास असल में मौजूद भी होनी चाहिए सब चीज़ें ना, क्योंकि ये आगे जाके आपने उनको अपलोड भी करना होता है। तो इसलिए ये चीज़ें आपने जो वर्क किया आपने, उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है, हम कोई अगर हम स्टडी के दौरान हमें छुट्टियां होती हैं या हम बैचलर में 8वां सेमेस्टर हमारा अक्सर वो होता है इंटर्नशिप हमने करनी होती है, तो वो भी हमारा एक्सपीरियंस में चीज़ें आ जाती हैं सारी, तो वो भी आपने अपने पास सेव रखनी है और उसको फिर डिटेल में इधर सीवी में अटैच करना है। देन आता है लैंग्वेज। सो जिसमें मैंने पहले बताया था कि जो चाइना है ना, पाकिस्तान के लिए ना एक बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग हमारे कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि चाइना में जाना है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो चाइना और है, वो जो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो हमने खुद बदनाम किया हुआ है कि चाइना की चीज़ है, चाइना है। आपको शायद पता नहीं है कि एग्रीकल्चर में जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ थी ना, दूसरे सेकंड नंबर पे चाइना की, चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रही है एग्रीकल्चर में, पहले पे यूएसए की थी, सेकंड पे चाइना की थी। तो वर्ल्ड में वो जो चाइना बदनाम है वो चाइना और है, वो चाइना, वो जो बैचलर के बाद एमबीबीएस करने आते होते हैं ना अक्सर लोग ये उनकी वजह से बदनाम हुआ है। वो इधर आते हैं प्राइवेट और घरों से पैसे लिए होते हैं, तो बस इधर आके फिर नया नया माहौल मिलता है तो खराब हो जाते हैं, तो डिग्री मिलती नहीं है, वैसे ही चले जाते हैं, टेस्ट पास नहीं करते। तो वो और चाइना, हमने आपने उन चीज़ों को नहीं देखना कि यार चाइना क्या रखा है। तो आपने जो लैंग्वेजेस के बारे में मैं ये फोकस कहना चाह रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा एक स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा मौका है, वहाँ पे एक चाइना का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे माइनर के तौर पे बच्चों को चाइनीज़ कोर्सेज पढ़ने का मौका भी मिलता है। तो इस तरह के जो माइनर कोर्सेज होते हैं ना, उसको लाजमी आप लोगों ने करना है, क्योंकि चाइना के अंदर आपको बगैर आइट्स के अगर मिल रही है ना स्कॉलरशिप, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप उसका HSK 1 कर लेते हैं, आप उसके जो माइनर कोर्सेज हैं वो पढ़ लेते हैं, तो उसको अगर आप अपनी सीवी में अटैच करेंगे तो ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे। और आई होप सो कि चाइना की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में आती हैं वो आपको ईजीली एक्सेप्ट कर लेंगी, क्योंकि चाइना में मेन जो इशू आता है वो कम्युनिकेशन का आता है, जो लैंग्वेज बैरियर है ना उसका आता है। तो अगर आपने ये चीज़ की होगी तो आपके जो यूनिवर्सिटी होगी, आपका इंस्टीट्यूट होगा, उसको ये होगा कि ये बच्चा इंग्लिश और ये सब कुछ तो जानता ही है, साथ ये हमारी लैंग्वेज भी जानता है, हम इजीली आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे, हम अच्छा काम कर सकेंगे, तो इसलिए भी आपको वो प्रेफर करेंगे। तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने जब भी सीवी बनाए तो कोशिश करें, अगर टाइम हो तो साइड पे मतलब सेकंड टाइम क्लासेस लेके HSK 1 2 3 जहाँ तक हो सके आप वो कर लें। ये आपको अगर चाइना में नहीं कहीं और भी जाएंगे ना, तो ये उधर भी आपको ये लैंग्वेज काम देगी, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में एक ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें जो भी बन रहे हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स चाइना के थ्रू हो रहे हैं। पूरी दुनिया में चाइना एक किस्म की एक इंडस्ट्री है, हर चीज़ चाइना की जा रही है। तो इसी वजह से चाइना की पूरी दुनिया के अंदर बहुत ब्रांचेज हैं, बहुत कुछ है, आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ एज दे जाएगी, कहीं भी आप अप्लाई करेंगे आप एडिशनल लिखेंगे मुझे चाइनीज़ भी आती है, तो आपको उधर भी प्रेफरेंस मिल जाएगी। उसके बाद आपको इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो है ही ऑलरेडी, तो ओवरऑल जो स्टडी का है वो इंग्लिश में है, एकेडमिक बैकग्राउंड।
तो वो भी आपको एक बेनिफिट दे रहा होता है। ऊपर से उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, वो भी सबको आती है। मदर लैंग्वेज किसी के पंजाबी होती है, किसी की पश्तो होती है, सराइकी होती है, सिंधी, वो भी मतलब 3-4 लैंग्वेजेस हमें आ रही होती हैं। तो ये भी एक अच्छी बात होती है कि हमें काफ़ी हद तक चीज़ों का पता है, हम काफ़ी लोगों से डील कर सकते हैं। एंड उसके बाद रेफरेंस आ जाती हैं। ये अपनी सीवी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो रेफरेंसेस के अंदर आपने लिखना होता है कि आपको जो रेकमेंड कर रहा है, आपको जो रेकमेंड करना चाह रहा है, मतलब आपका कुछ सुपरवाइज़र है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, आपका कोई चेयरमैन है, आप उसको बता दें कि सर मैं अपनी सीवी में आपको एज ए रेकमेंडेड टीचर लिख रहा हूँ। आप मुझे आपको अगर कोई इतराज़ नहीं है, आप उनसे परमिशन लेके अपनी सीवी के अंदर इसको लिख सकते हैं। उनका कंप्लीट उनका जो वो स्टेटस है, उनके ईमेल, उनका फ़ोन नंबर, वो सब कुछ आपने उधर लिख देना नीचे अपने प्रोफेसर का। उसका ये होगा, कल अगर आप किसी को अप्लाई करते हैं क्योंकि इधर चाइना में या किसी और कंट्री में, तो वो आपको सीवी देखने के बाद वो देखेंगे आपके जिस रिकमेंडेशन जिन्होंने दी होती है या आपके जो रेफरेंसेस होते हैं उनको, कि ये कौन कौन से टीचर्स हैं। फिर वो अक्सर औकात उनको मेल करते हैं कि सर आपका ये स्टूडेंट है, ये हमारे पास ये करना चाह रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। तो अगर वो आपका सुपरवाइज़र, मतलब आपने उसको बताया होगा और उसको पता होगा कि मेरा जो स्टूडेंट अच्छा है, तो वो आपको प्रेफर करेगा कि जी सर ये अच्छा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट रहा है, मेरे पास इसने मास्टर किया है, बैचलर किया है, तो मैं इसे रेकमेंड करता हूँ आपके पास। तो आपने टीचर को भी एतमाद में लेके फिर उसका रेफरेंस आपने लिख देना है, 2-3 जितने भी हो सकें, 2-3-4, वो आप पे है। तो उसके बाद बैचलर में तो उमूमन नहीं होती, एक चीज़ होती है पब्लिकेशन। जो मास्टर में होते हैं बच्चे, उनको इनकी ज़रूरत होती है पब्लिकेशंस की ना। तो आपने अगर आपकी कोई पब्लिकेशन हो जाए, आपने खुद पेपर पब्लिश किया हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई और आपके दोस्त ने या आपके क्लास फेलो ने, लैब फेलो ने पेपर पब्लिश किया हो और आपने उसको रिव्यू किया हो, या आपने उसके पेपर राइटिंग के अंदर हेल्प की हो, या तो उसमें भी आप उसको थोड़ा सा अपना एडिशनल आपको एक पॉइंट मिल जाएगा अगर आपका नाम उसमें होगा और आप उसको पब्लिकेशन को अपने सीवी में लिखते हैं। तो ये भी एक, क्योंकि आप जब आपका पेपर पब्लिश होता है तो आप इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हैं। आपको गूगल पे आपका नाम लिखेंगे तो पूरी दुनिया में आपको लोग सर्च कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एज पॉइंट होता है। ये सब कुछ थी सीवी के बारे में। इन सब चीज़ों को आपने डिटेल में लिखना है यहाँ पे, जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं। आपने अपने जो एकेडमिक के इंफॉर्मेशन है, उसके बाद आपने जो मेजर कोर्सेज पढ़े होते हैं, आपने वो भी लिखने होते हैं सीवी के अंदर। कि जिस तरह फ़र्ज़ करें आप पीबीजी के हैं, तो आपने पीबीजी के जो मेजर कोर्सेज हैं वो लिखने हैं। आपने एंटोमोलॉजी के हैं, आप एंटोमोलॉजी के कोर्सेज लिखने हैं। हॉर्टिक जितने भी जो भी मेजर के हैं, आपने उसके मेजर कोर्सेज लिख देने हैं कि मैंने ये कोर्सेज पढ़ लिए हैं। और अगर आप मास्टर के हैं तो आपने ये भी लिख देना है कि मैंने मास्टर में ये रिसर्च कर ली है। आपने उसका अपनी रिसर्च टाइटल और उसका हवाला दे देना सीवी के अंदर। तो ये भी चीज़ें आपकी सीवी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और आपकी जो सीवी है वो एक कंप्लीट 4-5 पेजेस की होनी चाहिए, जिसके अंदर आपका 1 to all सब कुछ हो। यानी जो बंदा आपकी सीवी पढ़े, उसको फिर किसी और क्वेश्चन की ज़रूरत ही ना पड़े पूछने की कि मैं ये इन्फॉर्मेशन इससे लूँ, मैं ये इन्फॉर्मेशन लूँ। वो, क्योंकि अगर आपकी कोई चीज़ शॉर्ट होगी तो वो बंदा सोचेगा कि ये चीज़ तो इसकी है नहीं, अच्छा चलो मैं टाइम मिला तो फिर देखेंगे। फिर वो क्या होगा, आप पीछे चले जाएंगे। वो फिर उसके, जिसे कहते हैं ना कि स्टैंड बाय पे चले गए, अच्छा देखेंगे टाइम मिला तो आपने वो मौका ही नहीं देना उन्हें। अपनी सीवी को ऐसे ही बनाना है ताकि उसको हर चीज़ मिल जाए, उसको पता चल जाए कि ये स्टूडेंट है, अच्छा इसकी ये भी चीज़ है। 1 to all आपकी हर सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ हो, और वहाँ ही वो सिलेक्शन कर ले कि हाँ मैंने भाई इस बंदे को लेना है या मैं इस बंदे को नहीं लेना, जो भी है वो उसी वक्त मौके पे वो आपकी कर ले सिलेक्शन। तो आपकी सीवी ऐसी होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ सीवी के बारे में था। नेक्स्ट होता है ईमेल। जब आपने अपनी एक बेहतरीन सीवी बना ली है, तो आपने अब उसको ऐसे अपने सुपरवाइज़र को ईमेल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने जो स्टार्ट करना होता है ना, वो उससे हम सब्जेक्ट लिखा होता है ऊपर। जैसे अमूमन हमारे जीमेल होती है तो हम उसको कंपोज पे जाते हैं, तो ऊपर लिखा आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आपने क्या करना होता है, सबसे पहले एक अच्छा सब्जेक्ट, अट्रैक्टिव सब्जेक्ट लिखना होता है, ताकि उनको वो
मतलब जब ईमेल आए उनको वो सब्जेक्ट शो हो तो उसको ओपन करना चाहें कि ये कोई चीज़ है, इसको खोलते हैं। तो सब्जेक्ट का टाइटल आपका बेहतरीन और प्यार इतना मतलब खूबसूरत हो, इतना अट्रैक्टिव हो कि उनका खुद दिल करे कि यार इस बंदे को पढ़ते हैं, कोई काम की चीज़ हो सकती है। तो आपने उसके अंदर लिखना होता है और उसने आपने उसको सब्जेक्ट पढ़ के ही आइडिया हो जाए कि ये किस चीज़ के बारे में है। जैसे अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर मास्टर सुपरविजन अंडर सीएससी स्कॉलरशिप। तो इस तरह के आपने उसको अपने डिग्री के, अपने कोर्स के, अपने स्कॉलरशिप के हवाले से उनको लिखना होता है, तो आपका सब्जेक्ट हो। उसके बाद आपने जब उसका वो स्टार्ट करना है तो वो आपने एक अच्छे वे से करना है। आपने डायरेक्ट नहीं वहाँ लिख देना कि हेलो सर, आई एम वांट टू टेल, आई एम वांट टू गेट एक्सेप्टेंस यू, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। पहले एक सीक्वेंस हमने बनाना होता है। सबसे पहले हेलो प्रोफेसर, और बेहतर ये होगा कि अगर आप उसका नाम जानते हैं तो आप उसके नाम से उसे वहाँ पे हेलो प्रोफेसर, जो भी है, प्रोफेसर अहमद अली, जो भी नाम आप उसका लिखें। फिर नीचे लिखें होप यू आर गुड, आई विश यू विल ऑलवेज हेल्दी। इस तरह की उन्हें ग्रीटिंग हमने लिखनी है ताकि वो पढ़ने के बाद उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। मतलब वो समझे कि वाकई कोई बंदा, मतलब उसको बात करने का तरीका पता है, लिखने का तरीका पता है। उसके बाद वो आपने उसको कहने के बाद फिर आपने नीचे लिखना उसको रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, कि मैंने, हमने ना एक पूरा कवर लेटर एक होता है, वो नीचे राइट अ कवर लेटर, से हम कवर लेटर कहते हैं बेसिकली। कंपोज में जाके हमने ये लिखना होता है कि प्रोफेसर, मैं ये बंदा हूँ, पाकिस्तान से मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने अब मास्टर कर लिया है, इस सब्जेक्ट में मैंने मास्टर किया है, मैं बैचलर मैंने इधर से किया था, और रिसेंटली मैं पीएचडी के हवाले से सर्च कर रहा था, तो मुझे आपका इंस्टीट्यूट, आपकी लैब बहुत मतलब पसंद आई है, और ये रिलेटेड टू माय इंटरेस्ट है, तो मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। आपकी क्योंकि मेरा फ्यूचर जो स्टडी प्लान है या मेरा फ्यूचर रिसर्च प्लान है वो आप बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आपकी रिसर्च ही है, आपकी लैब के ही है। तो अगर मुझे ये मौका मिले आपकी लैब में आके काम करने का, तो ये मुझे, मेरे लिए एक बाइस से फ़ख्र होगा, और मैं मतलब अपने आप को अपनी वर्थ शो करवाऊंगा, और आपकी लैब और आपकी कंट्री, आपके इंस्टीट्यूट के लिए ज़रूर कोई बेहतर करूंगा। इस तरह की आपने पूरा लिखना होता है एंड पे। और एंड पे एक दो लाइनें ये भी लिखनी है कि मैं चाइना प्रेफर क्यों करना चाहता हूँ, आपका इंस्टीट्यूट प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एडवांस है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, यहाँ की लैब की रिसर्च अच्छी है। तो एज कंपेयर टू विद अदर कंट्रीज, ये उन कंट्रीज में आती है जो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर रिसर्च हो रही है, तो मैं भी इधर करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें इस तरह की करेंगे ताकि, क्योंकि बंदा कोई भी होता है ना, अगर आपको अच्छे वे से कन्वे कर देना अपने बात, तो वो समझ जाता है। लेकिन अगर आपने बात टू दी पॉइंट की हो और आप उसको समझा ना सके हो, तो वो किसी काम की नहीं रहती। बात ऐसे करें कि उस बंदे को उसके आहिस्ता आहिस्ता उसके समझ में आए, उसके उसके दिमाग में बैठ जाए कि कुछ चीज़ आ रही है समझ में, ये बंदा कुछ कहना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है। आप बात डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि सर मैंने मास्टर कर लिया, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, तो मुझे एक्सेप्टेंस दे दें, इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो क्या करेंगे, उसने कहना अच्छा ठीक है, उसके जहन में आएगा ये भी एक्सेप्टेंस ही मांग रहा है, ठीक है जाने दो। लेकिन अगर आपने डिटेल में लिखा होगा कि मैंने बैचलर किया है, मास्टर किया है, मास्टर में मैंने ये रिसर्च की है, और मैं पीएचडी में ये रिसर्च करना चाहता हूँ, और ये रिसर्च आपकी लैब से मिलती है, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर इसके ऊपर काम हो रहा है, तो ये चीज़ें एक अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी। उसके बाद ये दो चीज़ें आपने पहले ऊपर सब्जेक्ट, उसके बाद ये कवर लेटर सारा लिख दिया, और देन आपने अपनी सीवी साथ अटैच कर देनी है, और वहाँ मेंशन भी कर देना है कि सर माय सीवी इज़ आल्सो अटैच। तो इफ़ अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना चाहें, इफ़ यू वांट एनी कांटेक्ट, तो आप फील फ्री मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर है। और अगर आप चाइना में कर रहे हैं तो वी चैट अक्सर लोग बना लेते होते हैं, तो ये मेरा वी चैट अकाउंट है, तो आप मुझसे फील फ्री होकर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपके उसके लिए अच्छे रिस्पांस के लिए, काइंड रिस्पांस के लिए, पॉजिटिव रिस्पांस के लिए हमेशा इंतज़ार कर रहा हूँ। एंड पे अपने बेस्ट रिगार्ड और अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, वीचैट आईडी, ये वो सब कुछ लिख के और अपनी सीवी साथ अटैच करके सेंड कर देनी होती है सुपरवाइज़र को।
देन आता है कवर लेटर, जो आपको पहले भी मैंने कुछ बता दिया है उसके हवाले से, कि स्टार्ट प्रोफेसर के नेम से करना है। दोबारा वही एक दफा रिवीजन हो जाए कि जो मेन चीज़ होती है, क्योंकि सीवी खोलने से पहले उसने कवर लेटर पढ़ना होता है, आपके सुपरवाइजर ने ना, प्रोफेसर ने, जो भी होता है। तो उसके ऊपर आपने उसके नेम से स्टार्ट करें, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है, ताकि उसको पता चले कि उस बंदे ने कॉपी पेस्ट नहीं मारा हुआ, उस बंदे ने कॉपी पेस्ट नहीं मारा हुआ, उस बंदे ने मेरी प्रोफाइल पढ़ी है, मेरी सीवी पढ़ी है, मेरे लैब को सर्च किया है, इसलिए उस बंदा ये लिख रहा है, और ये वाकई ही इंटरेस्टेड है, तो इसका ये अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। फिर आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, अपनी डिग्री इन्फॉर्मेशन, जो आप काम आपने मास्टर में या बैचलर में किया है वो लिखना है, जो आप काम करना चाहते हैं आपने वो लिखना है। और फिर आपने अच्छे वर्डिंग के अंदर इसकी एंडिंग करनी होती है, जिसमें आपको मैंने पहले बताया था कि मैं आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेना चाहता हूँ, मैं चाइना क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वो सारी चीज़ें, जो भी कंट्री अदर देन चाइना भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी यही चीज़ें आपने लिखनी होती है। और नेक्स्ट जो आएगी वो ये होता है कि हम यूनिवर्सिटीज़ को कैसे ढूंढें, हमें कैसे पता चले कि हम यहाँ अप्लाई करें, हम यहाँ ना करें, हम ये डेट है या नहीं है, यहाँ से हमें एक्सेप्टेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, हमें यूनिवर्सिटी कब मिलेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी हमें एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही। तो ये सब कुछ आपको मिस्टर उजैर बताएंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली वो इसके ऊपर आपको ब्रीफ करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। जी ज़ैद जी जी, जो मेन चीज़ थी कवर लेटर। भाई काइंडली जो माइक है ना थोड़ा ब्रेक कर लें। ये क्या माइक? अच्छा अच्छा, जी अब सही है आवाज़? जी जी अब ठीक। जी, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ना जो सीवी से मोस्ट इंपॉर्टेंट ना आपका होता है कवर लेटर, क्योंकि प्रोफेसर ने ना सीवी बाद में खोलनी है, कि अगर उसका मतलब अट्रैक्टिव एक कवर लेटर होगा ना पढ़ के, तो फिर ही आपकी सीवी खोलेगा, नहीं तो बंदा ऐसे मेल वगैरह करता रहता है, वो खोलते ही नहीं, वो कहते हैं मतलब ये सब लोगों की तरह नॉर्मल मेल्स वगैरह आ रही हैं। तो आपको ना सबसे पहले चाहिए कि ना अच्छा कवर लेटर वाले बहन भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया है, तो कैसा बनाना है। और बाकी ये जो आगे यूनिवर्सिटी का सेलेक्ट करनी है फैकल्टी, ये सबसे पहले मैं गूगल पे भी अवेलेबल है, मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। ये जो जो इधर तकरीबन ना ऑलमोस्ट ज़्यादातर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होंगे, तो आपको ना लिस्ट सेंड कर देंगे कि चाइना में ना कौन कौन से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। तो सब आपने आपने करना है कि ना फैकल्टी ढूंढनी है कि आपको एंटोमोलॉजी से हैं या हॉर्टिकल्चर से, अपने प्रोफेसर फाइंड करने हैं। और अक्सर हमसे ना ये भी गलती होती है कि ट्यूटर और पीएचडी ट्यूटर अक्सर ना पीएचडी के बच्चे मास्टर को मेल कर देते हैं, और मास्टर की मेल फीस आ जाती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि मास्टर ट्यूटर कौन सा है और पीएचडी ट्यूटर कौन सा है, एक चीज़ आपने ये नोट करनी है। और उसके बाद आपने उनका रिसर्च इंटरेस्ट देख लेना है कि ये मतलब जैसे मेरी फील्ड एंटोमोलॉजी है, मैंने ना मेज पे काम किया था, मेज के इंसेक्ट पे। तो ज़्यादातर ना टीचर फिर वही करते हैं कि इसने मेज पे किया हुआ है काम, मेज के इंसेक्ट पे, तो बंदा उसको ही मेल करे। तो अगर तो बंदा किसी और को करता है ना, वो मौका होता है रखने का, लेकिन ना फिर वो अक्सर कहते हैं कि इसको प्रेफर नहीं करना, जो मेज के इंसेक्ट पे काम कर रहा है उसको मैं रखूँ। इस वजह से आपने टीचर का रिसर्च इंटरेस्ट देख के और उसको मेल कर देनी है। ये पहले मेल उनको करनी है, लेकिन अगर जो बाकी इंटरेस्ट वाले ना उनको आपने टच लाजमी देना है, लेकिन वो बाद में रखना है आपने। मतलब पहली प्रेफर आपने उनको करनी है कि जो आपके रिसर्च के मुताबिक हो, जिसमें आपने बैचलर के बच्चे होते हैं उन्होंने इंटर्नशिप पे काम किया होता है, तो आपकी जो इंटर्नशिप की रिसर्च होती है उसके मतलब रिलेटेड हो, पे चाइना में प्रोफेसर की जो रिसर्च है एरिया, और जो मास्टर के थीसिस जिस पे किया हो तो उसकी रिसर्च रिलेटेड ही हो उसके टीचर्स के। आगे, हाँ आगे ये कुछ ट्रिक्स हैं कि मतलब ना जिस वजह से ना हमें एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी मिल जाता है। एक तो है जी, सबसे पहले ना आपने ये जो टाइम है ना ये बहुत मैटर करता है। अक्सर ना पहले हम मेल करते होते थे तकरीबन
अक्सर लोग ना ज़्यादातर स्टूडेंट 90% रात को ही करते हैं कि 9 बजे 10 बजे हम खाना वगैरह खा के फ्री होते हैं, तो चलो हम ना फिर मेल वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। ये आप ऐसे किया करें, मतलब मेल वगैरह रात को आपने बना के अपने मतलब फोल्डर वगैरह बना के आपने रख लेनी है, लेकिन टाइम जो बेस्ट है ना वो है सुबह नमाज पढ़ के ना फजर की, उसके बाद, क्योंकि चाइना हमसे 3 घंटे आगे पाकिस्तान के लिए आसे ना, जैसे पाकिस्तान में 7 बजे हैं, इधर 10 बजे होंगे, 3 घंटे आगे हैं। तो आपने इस तरह करना है, फजर की नमाज पढ़ के 6 बजे, 6 या 5:30 ना आपने मेल शुरू कर देनी सुबह टाइम, ताकि प्रोफेसर इधर आते हैं तकरीबन 8:30 या 9 बजे ऑफिस में होते हैं। तो वो ऑफिस में आके सबसे पहले अब हम जाते हैं ना टीचर्स के पास, तो उन्होंने हम मतलब लैब में बाद में आना है, हमसे बाद में मिलना है, पहले उन्होंने जाके अपना लैपटॉप खोलना है, मेल्स देखते हैं क्या क्या आया हुआ है, मतलब कुछ पब्लिकेशन की मेल आई है या किसी कॉन्फ्रेंस की आई है, किसी बच्चे की आई है। तो इस वजह से आपने ना मतलब फजर के नमाज पढ़ने से पहले या बाद फ़ौरन ना आपने मेल्स करनी है, ताकि चाइना में उस टाइम 8:30 से 9 बजे का टाइम हो और टीचर आके लैपटॉप खोले तो आपकी मेल उसको मिल जाए। अगर आप रात को करते तो ये हो सकता है ना कि एक दो बच्चे हैं उन्होंने सुबह की हो, तो आपकी मेल नीचे होगी, पहले उनकी होगी, फिर वो उनको उनकी मेल ओपन कर लेंगे, उनके चांसेस ज़्यादा होंगे। और एक इसका एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये है बेस्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग प्रोसीजर। एक ये है कि जो अब तो है फेब आ गया है, तो आपने शुरू करनी होती है नवंबर में। नवंबर में बेस्ट टाइम है, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि जो फरवरी है ना इसमें पहले दिन का न्यू ईयर आ जाता है। फरवरी में इनका न्यू ईयर आता है, छुट्टियां होती हैं तकरीबन 1 से लेके 15 फरवरी तक, कभी 10 तक होती है, कभी 12 तक, लेकिन अक्सर टीचर्स ना 15 तक आते हैं यूनिवर्सिटी में वापस। और वैसे भी ना जनवरी और फरवरी में इनकी छुट्टियां होती हैं, तो इस वजह से कम ही होते हैं चांस, हो जाते हैं। मुझे खुद एक पहला सितंबर में मिला था ना, मुझे फरवरी में मिला था, लेकिन ज़्यादा चांस होते हैं आपके दिसंबर और जनवरी के, मतलब 15 जनवरी से पहले पहले। अब आपके पास चांस है, लेकिन ना बहुत कम है, तकरीबन लगा लो कि 10% या 15% इतना चांस होगा, क्योंकि टाइम गुजर गया है। मतलब जो बच्चे 6वें सेमेस्टर में होंगे, 6th में होंगे या एमफिल के सेकंड सेमेस्टर में, उनको चाहिए जैसे ही मतलब उनकी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप ना सितंबर से तैयारी शुरू कर दें, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ना ये मेल्स करें, टीचर्स को मेल्स करते रहें। और ना इसके लिए आपने ये भी है कि ना हिम्मत नहीं हारनी। पीबीजी में ना मेरा दोस्त है जाहिद और मैंने और जाहिद ने ना हमने इकट्ठे शुरू की थी बैचलर के 6th सेमेस्टर में या 7th में हमने शुरू कर दी थी। तो हमने ना तकरीबन 400-500 मेल्स की, फिर जाके मतलब हमें ना भी बहुत आई हैं, तकरीबन ना 190 इतनी इतनी हमें आई हैं। सॉरी, कोई कहता है मैं रिटायर हो गया हूँ, कोई कहता है मैंने पहले स्टूडेंट रख लिया है, तो मतलब 100 तरह की ना आती हैं। तो आपने एक तो ये हिम्मत नहीं हारनी कि लगे ही रहना है, तो और दूसरा ये कि टाइम से शुरू कर देनी है नवंबर दिसंबर में। और हाँ, एक सबसे जो अहम चीज़ है इन सब 4 पॉइंट्स में, सबसे अहम चीज़ है रिमाइंडर मेल। मतलब आपने मेल कर दिया ना, तो आपने उसको जो टीचर को मेल कर दी उसके 3 या 4 दिन बाद उसको रिमाइंडर में लाजमी मारनी है कि सर मैंने आपको मेल की हुई है, तो आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मैं मानता हूँ कि आप बिजी होंगे, लेकिन काइंडली मेरी मेल को एक बार रीड कर लें, मैं आपका ना वेट कर रहा हूँ। तो ये आपने हर 4-5 दिन बाद ना, मतलब हफ्ते में एक बार, कम से कम हफ्ते में 4 या 5 दिन बाद, मतलब या एक हफ्ते में एक बार कह लें, आपने रिमाइंडर में लाजमी करनी है। मुझे याद है, मुझे जो पहला सेमेस्टर मिला था ना हुआ चोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, वो मुझे मिला था 11 मेल्स करने के बाद। कि पहली मेल तो मैंने कर ली थी सीवी और कवर लेटर वाली, उसके बाद उसको मैंने 10 रिमाइंडर मेल की, उसके बाद जाकर उसका मुझे रिप्लाई आया कि कहती सॉरी मैं बिजी थी, मैं पता नहीं किसी स्टडी टूर पे गई हुई थी, इस वजह से मुझे याद नहीं रहा, मैंने आपकी मेल्स देखी लेकिन मैं बिजी थी। लेकिन उसने मुझे मतलब एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया। तो इस वजह से रिमाइंडर मेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेल करने के बाद। अगर आप रिमाइंडर मेल नहीं करते ना, तो मतलब आपको कोई फ़ायदा नहीं। वो यही है कि 100 में से 100 में से 10% चांस होगा आपको कि शायद कोई रिप्लाई दे, क्योंकि आपको ही पता है जैसे अपने टीचर्स होते हैं यूएफ में, वो कभी कहाँ बिजी होते हैं, कभी स्टूडेंट के साथ, कभी लैब में, कभी वर्कशॉप वगैरह। इस वजह से ऐसे ही इधर है तो मतलब बिजी होंगे, तो एक आदमी मेल से मतलब आपका काम नहीं बनेगा। रिमाइंडर मेल आप लाजमी करें। और एक चौथा पॉइंट है अप्रोच टू एवरी प्रोफेसर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ना अपने अपने जो रिलेटेड फील्ड है, सबसे पहले उन टीचर्स को टारगेट करना है, उसके बाद
बाकी जितने भी हैं टीचर्स, मतलब किसी और क्रॉप के टेस्ट के हैं, जो भी टीचर्स हैं उनको भी आप लाजमी टच करें, लेकिन बस प्रेफर आपने ये करना कि मेरी रिसर्च रिलेटेड हो, क्योंकि आपको रिसर्च करने में भी इजी होगी कि पहले आपने उस पर काम किया हुआ है, तो नेक्स्ट उसी मतलब फील्ड में करेंगे तो आपको ईजी होगी। लेकिन बाकी टीचर्स को भी लाजमी मिलते हैं कि आप उनके पास सीट्स अवेलेबल हो तो वो आपको रख लें। चले हमजा भाई, बाकी किसी का कोई सवाल है या क्वेश्चन वगैरह तो पूछ लें। जी जी, काइंडली जिनके क्वेश्चंस है अपने हैंड रेज कर लें, तो वन बाय वन जो है स्पीकर जो है आपके आंसर्स करेंगे। जैसे काइंडली ये स्लाइड स्लाइड शेयर बंद कर दीजिए। Okay. मिस्टर अहमद रजा, प्लीज अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम, am I audible? वालेकुम अस्सलाम, अच्छा, मैंने सबसे पहले तो स्टार्टिंग में कुछ सीवी से रेलिवेंट मैंने कुछ चीज़ें पूछनी थी। अब जैसे कुछ ग्रुप्स हैं फुल ब्राइट के फेसबुक पे और इस तरह, वो लोग तो कहते हैं कि आपकी सीवी 2 से 3 पेजेस से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होगा कि वो आपकी इतनी लंबी सीवी थ्रू आउट खोल के देखे। तो जो आपकी चीज़ें हैं वो मेन मेन सामने से ही अपीयर हो जानी चाहिए। एक तो ये चीज़ मैंने पूछनी थी कि पेजेस पेजेस लिमिट ज़्यादा करने से मतलब थोड़ा बैड इंप्रेशन तो नहीं पड़ जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, अगर तो कोई हम प्रोफेसर को मेल कर रहे हैं तो चलें, फिर भी थोड़ी सेंस बनती है कि हम सीवी के ऊपर अपने सब्जेक्ट्स मेंशन करें। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि हम जिन अगर कोई बड़ी स्कॉलरशिप है जैसे CSE है या इस तरह, तो उस पर हमने अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड की होती है। तो अगर उनको कुछ चाहिए होगा, मतलब देखना होगा कि कौन से हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो वो हमारी ट्रांसक्रिप्ट आई गेस देख सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि मैंने कुछ सीनियर्स की सीवी देखी है चाइना के लिए, उन्होंने उस पर रिसर्च इंटरेस्ट की हेडिंग डाल के तो नीचे अपने कुछ रिसर्च इंटरेस्ट लिखे हुए हैं। क्या ये लिखने ज़रूरी है? और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप परमिशन दें तो मैं पूछ रहा हूँ। चले चले इनके जवाब दे दें, फिर आप और पूछ लीजिएगा। मुझे चलो ठीक क्वेश्चन अपनी लाइन लंबी हो रही है। तो ठीक सबसे है। पहले आप ये कह रहे थे कि सीवी की लेंथ के बारे में ना। तो जी सीवी ये होता है कि सीवी ये डिपेंड कर रहा था कि सीवी किसके लिए आप बना रहे हैं। एक होता है सीवी अगर आपने जॉब के लिए बनानी है ना, तो उसकी सीवी की लेंथ और उसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा। एक होती है सीवी जो आपने कहीं इंटर्नशिप करनी है या आपने किसी इंस्टीट्यूट में कोई वर्कशॉप के लिए जाना है, उसकी सीवी अलग होगी। अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री में अपनी सीवी भेजनी है और आपने अपनी स्टडी से रिलेटेड कहीं जाना है तो उसका और होगा। तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि शॉर्ट सीवी हो, शॉर्ट सीवी ये होगी कि वो आपको कंप्लीट बयान नहीं कर सकी होगी वहाँ पे कि आप क्या कुछ आपके अंदर था, आपने क्या कुछ किया है, क्या पढ़ा है, कहाँ से है, क्या कुछ है। तो डिटेल का मतलब ये है कि डिटेल ये भी नहीं कि किताब पूरी लिख देनी है। डिटेल ये था कि कोई चीज़ पॉइंट के अंदर हो लेकिन कोई चीज़ मिस ना हो। इस तरह की मेन मकसद ये था कि आपने बाज़ का हम लिख देते हैं कि मैंने बैचलर किया और मेरी 4 ये CGPA और इतने बस। आप आगे उन कम से कम ये चीज़ मेंशन कर दें कि मैंने ये कोर्सेज मेजर पढ़ लिए थे, मेरी ये मैंने मतलब रिसर्च की है मैंने। क्योंकि जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए, जो वो पढ़ना चाहता है, वो तो कम से कम आपने डिटेल में लिखी होना अपनी सीवी के अंदर। पहली बात ये। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन आपका आई थिंक ये था कि सब्जेक्ट रिलेटेड। हाँ, दूसरा आपका यही था ना कि सब्जेक्ट लिखना लाजमी तो नहीं है कि मतलब DMC वगैरह। तो जब हम जी चाइना जी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो मतलब उसमें अभी हम DMC वगैरह अप्लाई मतलब अटैच नहीं कर रहे, तो वो जो आपने कह रहे थे इंटरेस्ट, रिसर्च इंटरेस्ट, वो इसी में आ जाएगा। मतलब आपने कहना है कि जैसे आप एंटोमोलॉजी के हमारे बैचलर में कर लेते हैं, तो उसमें आप लिखते हैं जैसे हमारी लैब है ये ना, इंसेक्ट केमिकल इकोलॉजी है उसका मतलब रिसर्च इंटरेस्ट। तो उसमें इस वजह से हमने कोर्स से पढ़े हुए रिसर्च इसके केमिकल इकोलॉजी के मुताबिक, तो वो आपका जो सब्जेक्ट्स है और जो रिसर्च इंटरेस्ट वो सेम ही है किस्म का। तो आपने लिखते हैं ना कि मैंने ना अपने बैचलर में आपकी रिसर्च के रिलेटेड 2-4 मतलब सारे नहीं लिखने कोर्स आपने 2 या 3 लिखने के मतलब प्रोफेसर का जो रिसर्च इंटरेस्ट है ना उसके मुताबिक, कि मैंने केमिकल इकोलॉजी के कोर्स पढ़े थे, इंसेक्ट बिहेवियर के पढ़े थे और इंसेक्ट
मतलब जो भी इंसेक्ट फिजियोलॉजी के, ताकि ना मतलब उसको पता लग जाए कि इसने जो मेरी रिसर्च है ना इसके रिलेटेड कोर्स पढ़े हुए हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है जैसे हम अपने तो है ना 2 साल का मास्टर, तो जैसे चाइना में 3 साल का, यूरोप में है कोई 1 साल का, वो बच्चा इधर अप्रोच कर रहा है तो उसने रिसर्च नहीं की होगी, सिर्फ कोर्सेज पढ़े होते हैं। कोई मास्टर होता है 1 साल का, उसने सिर्फ कोर्स पढ़े होंगे। कोई मास्टर होता है 2 साल का, उसने कोर्स भी की है और रिसर्च भी की है। और जैसे चाइना में मास्टर 3 साल का, उन्होंने पहले 1 साल कोर्स करनी है, 2 साल रिसर्च करनी है। तो ऐसे काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से उनको ताकि पता लग जाए कि इस बच्चे ने कोर्स पढ़े हुए हैं, आगे उसकी रिसर्च इंटरेस्ट ये है। तो इस वजह से हमने आपको कहा था। बाकी क्योंकि अभी हमने डीएमसी अटैच नहीं करनी, इस वजह से कहा था कि 2-3 मेजर कोर्स हैं ना जो आपने पढ़े हुए उसकी रिसर्च के रिलेटेड, वो अपनी सीवी में मेंशन कर दें। और हमने सीवी इस वजह से कहा था लॉन्ग हो गया, मतलब ये नहीं कि लाजमी हमने 4 पेज या 3 पेज की बनानी है। मतलब ये है कि आपका हर पॉइंट ना बेशक शॉर्ट शॉर्ट हो, मतलब जैसे टिप्स लिखी हो या पॉइंट्स वगैरह लिखे हो, लेकिन आपका हर पॉइंट से पब्लिकेशन आपकी लाजमी, मतलब किसी बंदे की है पब्लिकेशन आ जाए। स्पोर्ट्स है, कोई बंदा ना मतलब यूनिवर्सिटी में है, स्पोर्ट्स का प्लेयर है, तो वो लाजमी लिखे। जैसे मैंने ना मतलब 2-3 इंटरवर्सिटी खेली है हॉकी की अपनी यूएफ में, तो मैंने लिखा था कि मैंने यूनिवर्सिटी के इंटरवर्सिटी में शामिल हुआ। ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब सारे जो मेन में सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने अटैच करनी है। उसको लैंग्वेज के आगे, जैसे मैंने कहा था अपनी यूनिवर्सिटी में ना बैचलर में माइनर कोर्स में, मतलब जैसे हमारे पहले 2 साल होते हैं ना, उसमें इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं। तो इलेक्टिव कोर्स में चाइनीज का एक कोर्स आता है, अगर आपने वो पढ़ा है तो उसका आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो वो आपने लिख देना सीवी में कि मैंने अपने इलेक्टिव कोर्स में ना HSK 1 के मुताबिक एक कोर्स पढ़ा हुआ है। इससे मतलब वो चाइनीज़ का थोड़ा होगा भी ना कि इसको बच्चे को रखने, इसको चलो थोड़ी बहुत हाउ ना है चाइनीज़ कैसे है। इस हमने इस हवाले से कहा था कि सीवी मतलब डिटेल में हो। बाकी ये शॉर्ट सीवी होती है ना, ये मेंशन नहीं होता है कहीं। अक्सर मैं करता हूँ अप्लाई, कहीं पहले करता था यूरोप वगैरह में, तो उधर कई टीचर्स ने मेंशन किया होता है कि आपकी सीवी शॉर्ट सीवी हमें चाहिए। कहीं लिखा होता है कि डिटेल सीवी चाहिए, कि हर चीज़ मेंशन हो, आपने क्या आपने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। जी। और तीसरा सवाल काइंडली क्या था आपका? जी जी एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा जी जी। कि जैसे कि कवर लेटर हमारा, ये तो तब नहीं हम करते कि जब हमें एक अपॉर्चुनिटी कि ओपन हो हमारी, जैसे कि कोई, जैसे कि स्पेशली जॉब के लिए होता है कि एक यानी कि वो अनाउंसमेंट होती है, देन उसके लिए हम कवर लेटर लिखते हैं कि देन वाई वी आर एलिजिबल। ये तो हमारी थोड़ी पर्सनल टाइप नहीं हो गई, तो इसमें भी कवर लेटर हम मतलब यूज़ कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा जी जी, इसमें ये है कवर लेटर इसको इसलिए कह रहे हैं इधर अटैच करना ज़रूरी है क्योंकि हमने सीवी खोलने से पहले अपना पर्सनल अपनी जो रिसर्च उसका एक से कहते हैं ना हेडिंग, जिस तरह हम अखबार होती है, अखबार के ऊपर आपने देखा होगा एक बड़ी हेडिंग लिखी होती है कि ये फलाने ने ये कर दी है। तो वो पढ़ के ये आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ मतलब हुआ है, ये खबर आई है, हम इसको पढ़ना है। अगर वो हमें इंटरेस्ट उसमें होगा तो हम उसका फिर डिटेल में जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे उसको उस वो कवर लेटर पढ़ के उसको आइडिया हो जाएगा, देन वो उसको सीवी खोलेगा कि नहीं इस बंदे के अंदर मतलब मेरे से रिलेटेड है, और मैं फिर इसको खोलूंगा तो उसकी सीवी मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा देखने को, हो सकता है ये मेरे लिए फायदे का हो स्टूडेंट। तो इसलिए आपका जो कवर लेटर है बेसिकली वो उसको पूरा एक फर्स्ट इंप्रेशन वही डाल रहा होता है ना उस वक्त आपके, जब आप मेल करते हैं। हाँ यार, कोई ना मतलब इसको अक्सर डिफरेंट नेम किसी ने दिया, कोई इसको ईमेल कंपोस्ट भी कहता है कि ईमेल की, तो कोई कवर लेटर में ना आपको मतलब ग्रुप में ना जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अगर आप उसमें है ना दवाई बनाया हुआ है, तो उधर मैं आपको सीवी और जो कवर लेटर ये और रिमाइंडर मेल, ये मैं आपको तीनों सेंड कर दूंगा। आपको समझ लग जाएगी कि क्यों जरूरी है। तो उसमें मतलब ये नहीं कि हमने पूरा पेज का लिखना है, वो हाफ पेज का होगा। उसमें बस ये शो करवाना है कि पहले टीचर्स के नाम के हेलो, ये लिबादी ने आपको बताया था कि पहले हेलो करके उसके बाद अपना थोड़ा सा बता देने के नाम मोहम्मद हुसैन, कि आपकी सीवी खोलने से पहले ना, ताकि उनको पता लग जाए कि कौन बच्चा है, इसका क्या इंटरेस्ट है, क्यों अप्लाई कर रहा है। तो अगर उसको इंटरेस्ट होगा या उसके पास स्पेस होगी बच्चे रखने के लिए, तो वो आपकी चाइना में आपने करना ना अप्लाई, तो ये मस्ट है। मिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था
मेरा क्वेश्चन ये था कि आपकी जैसे हनान यूनिवर्सिटी है, तो मोस्टली तो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप तो काफ़ी, अगर उसको कंपेयर किया जाए प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप से या फिर प्रोविंशियल स्कॉलरशिप से, तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। तो अगर आप प्रोविंशियल की या यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की बात करते हैं गवर्नमेंट, तो उसका अगर स्टाइपेंड देखें, वो आपको स्टाइपेंड 30,000 अगर RMB भी मिलता है पर मंथ का, तो वो तो सारा फीस में कवर हो जाता है। और फिर उन्होंने लिखा होता है कि इसी में आपने अपनी अकोमोडेशन कवर करनी है, इसी में आपने बाकी चार्जेस भी कवर करनी। सॉरी, मैं क्वेश्चन ये कर रहा था कि आपकी जैसे हनान यूनिवर्सिटी है, तो इसमें जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, हनान में CSE नहीं है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप मिलती है, या आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो देती सॉरी है। ना, आपकी आवाज़ कट गई थी, आप दोबारा बोलिएगा क्या कहा आपने? हमजा भाई, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? जी 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 अब आ आ रही रही है, है। बोलिए, आप बोलिए। मुझे लगता है इनकी तरफ थोड़ा सा इशू है इंटरनेट का। चलिए मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मैं पूछ रहा था आपसे कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है, हनान यूनिवर्सिटी, इसमें CSE के अंडर नहीं आती है, CSE स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करती, तो बाकी जो स्कॉलरशिप मिलती है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप मिलती है या प्रोविंशियल स्कॉलरशिप मिलती है, यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप मिलती है, उसका स्टाइपेंड अगर 30,000 RMB पर ईयर भी मिलता है, वो सारे का सारा आपका फी में कवर हो जाता है। तो उन्होंने फिर लिखा होता है वहाँ पे कि इसी में आपने कवर करनी है अपनी अकोमोडेशन, इसी में आपने कवर करनी है अपने टूर्स और चार्जेस वगैरह सारे। तो वो आप फिर कैसे मैनेज करते हैं? उस 30,000 को फीस भी देते हैं और सारा कुछ मैनेज करते हैं यहाँ पे? यार ये ना मतलब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है ना, हमें मतलब CSE के अंडर में हमारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है या प्रोविजनल, ठीक है ना। तो इसमें हमें दे रहे हैं जी 4,000 4,000, ठीक है, जुआन पर मंथ का। तो इधर मतलब ना इतना ज़्यादा नहीं है कि जैसे मैं और लुबैद भी इकट्ठे रह रहे हैं ना, हमारी मतलब लैब भी सेम है और मतलब इकट्ठे रह रहे हैं, खाना वगैरह हम सेल्फ कुकिंग ज़्यादा करते हैं, बाहर से कम खाते हैं। तो मेरे ख्याल से चाइना है ना, इस वजह से कहते हैं ना, पहले लुबैद में निकाल रहे थे कि चाइना बेस्ट है, क्योंकि इस वजह से अब अगर आप यूरोप है ना, अगर आप मतलब उधर पाकिस्तानी लिहाज से 2 से 2.5 लाख ले रहे हैं स्टाइपेंड, ठीक है ना, तो आपका कुछ टैक्स में और कुछ खर्चा और कुछ मतलब हॉस्टल का, तो आपका अगर 2.5 लाख है तो आपका तकरीबन ना 1.5 लाख आपका खर्चा हो जाना है, मतलब आधे से ज़्यादा लग जाता है। चाइना में ये है, अगर अगर 4,000 है ना मतलब स्टाइपेंड आपका, तो फीस तो यूनिवर्सिटी में देनी है, पीछे रह गया जी हॉस्टल का। हॉस्टल का होता है सिर्फ 500। और अगर आप हम इधर अच्छा खाना खाएं, तो मतलब फुल घर वाला खाना, हर चीज़ मतलब हर चीज़ को टेस्ट दें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और बाकी नट्स वगैरह हर चीज़ खाएं, दूध वगैरह, तकरीबन घर का जो सारा खाना होता है, अगर वो खाएं ना, हमारा ज़्यादा ज़्यादा होता है 700 या 800। तो 700 800 ये हो गया, 500 वो और 100 200 बिजली का, तो तकरीबन आपकी 2500 सेविंग हो सकती है। तो 2500 जो है, 2500 जुआन आपकी सेविंग है, 1500 में आप इजीली और अच्छा रह सकते हो चाइना में एक महीने। तो ये इनफ है। ये है ना, CSE में आपका कंपटीशन भी ज़्यादा है, लेकिन CSE मिल जाती है PhD के लिए, मास्टर में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मिल जाती है अगर CSE पे आप ट्राई करें, क्योंकि पहले था CSE पे हम ना मतलब एक बंदा ना 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता था, अब चांस ज़्यादा था। अब मैंने सुना कि वो ना एक CSE सिर्फ एक को अलाउ कर रही है कि आप एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से चांसेस हैं कम, कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप CSE पे अप्लाई करें, और दूसरा किसी यूनिवर्सिटी जो प्रोविजनल है या गवर्नमेंट है स्कॉलरशिप पे, उस पर भी आप अप्लाई करें, ताकि आपका कहीं ना कहीं हो जाए, मतलब आप नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, philanthropist। जी सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि मैंने ग्रेजुएशन रिसेंटली कंप्लीट किया है, 3.66 मेरी CGP है, सॉइल साइंस मेरे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं मास्टर करना चाहता हूँ। मेरी वैसे कोशिश तो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री में हो, लेकिन चाइना में भी हो सकता है, या सऊदीया या तुर्की। तो मेरा ये सवाल है सर। आपने रिसेंटली 2022 में की है बैचलर? जी सर, मैंने 2022 में कंप्लीट किया। फिर बीच में मैंने ये गैप आ गया था, मैंने मास्टर के लिए अप्लाई नहीं किया अपने यूनिवर्सिटी में, तो मैं किसी काम में मसरूफ हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं स्कॉलरशिप लूँ और बाहर जाकर पढूं। ठीक है, तो स्कॉलरशिप के बारे में आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं। अगर आप जाना चाहते हैं किसी यूरोप कंट्री में ना,
तो उसके लिए कुछ कह लें कि उनकी जैसे लाजमी चीज़ें जिसे कहते हैं कि उसके बगैर आप नहीं जा सकते, वो शराइत उनकी कुछ होती हैं। आपने आइट्स करना आपके लिए लाजमी है, आपके लिए पब्लिकेशन होना लाजमी है, आपके लिए जो सीजीपीए वो आपकी मैटर करती है, आपका इंस्टीट्यूट मैटर करता है, आपका सब्जेक्ट मैटर करता है। ये वो सारी चीज़ें ये आपके बेसिकली पॉइंट्स बना रही होती हैं ना। जितनी चीज़ें आपकी इन पॉइंट्स के अंदर आती जाएंगी, आपका लेवल अप होता जाएगा और आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जो यूरोप है उसकी तरफ पूरी दुनिया से लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसकी स्टडी अच्छी है ही है, ये तो नो डाउट। दूसरा ये होता है कि वहाँ पे दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं लोगों को, कि वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे आके रेजिडेंसी बना परमानेंट ले लेते हैं, कुछ लोग वहाँ पे पैसे का वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा के वर्क स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें साइड बेनिफिट्स बहुत होते हैं, जिसकी वजह से ना वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए उन्होंने जो स्कॉलरशिप देते हैं ना, उसका भी उन्होंने वो रखा होता है क्राइटेरिया, कि वो भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो हम जिस तरह के हम आम लोग हैं, या हम मतलब हम सब होते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह का हम स्टडी करते हैं सारा कुछ है, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है इन सबको ना compete करना। तो इसीलिए उस तरफ फिर लोग क्या करते हैं, जिनको कहते हैं बहुत क्रेज होता है कि मैंने बस यूरोप ही जाना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, क्योंकि उनका एक नाम बना हुआ है। तो फिर वो प्राइवेट जाना स्टार्ट कर देते हैं, वो एजेंट के थ्रू स्टार्ट कर देते हैं, और एजेंट जो होते हैं वो फिर अच्छी खासी अमाउंट आपसे ले लेते हैं। और इन रिटर्न अगर आप इतनी अमाउंट 25-30 लाख दे के जाते हैं, और उधर जाके भी आपने क्या करना होता है कि प्राइवेट आपको किसी हल्के से इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले देंगे, आप वीकेंड पे वहाँ क्लासेस लेंगे, और बाकी दिन आप काम करेंगे। तो इस तरह की भी चीज़ें हो रही होती हैं। तो मेन अगर आपने स्कॉलरशिप पे जाना है, तो उसके लिए आपको पहले अपने जो एकेडमिक है उसको, अपनी पब्लिकेशन, अपनी आइट्स, अपनी इंग्लिश, इन सब चीज़ों पर फोकस करना होगा, उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये सब चीज़ें आपके पास अगर हैं, तो देन आप यूरोप को टच कर सकते हैं, यूरोप की अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं। और जो चाइना है, चाइना ये कह लें कि अच्छे वक्तों में पाकिस्तान का दोस्त बन गया था कहीं, तो उन्होंने अच्छी पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज रखी हुई है, पाकिस्तान लोगों को यहाँ पे रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। बाकी यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको कोई कोटे का भी इनका होता है कि इतने परसेंट हमने लेने हैं पाकिस्तान से। इवन के जो हमारी खनान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे वो प्रेफर करते हैं बाकायदा तौर पर पाकिस्तानीज को। यहाँ पे अगर एक तरफ 50 सीवी हैं, तो उन्होंने अगर 25 बंदे लेने हैं, तो कोशिश करेंगे कि वो 50 में से 25, कम से कम 24 तो पाकिस्तानी ही होना। इनकी इतनी प्रेफरेंस होती है पाकिस्तानियों की तरफ ना। और दूसरी बात यह है कि चाइना के अंदर अगर आपने करना होता है, अब चाइना में अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इसमें भी इतना हम से कहते हैं ना, इजीली हमें मिलेगी स्कॉलरशिप, इतनी इजी इधर भी नहीं मिल रही होती है। अगर आप ट्राई करके देखें, जिन्होंने किए उनसे पूछें, कि यहाँ पे भी अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, जैसे जैसे चाइना भी अपनी डेवलपमेंट के अंदर आगे जा रहा है, अपनी रिसर्च में आगे जा रहा है, तो उसी तरह ये चाइना के अंदर भी ये कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट हो गया है। और ये लोग लकी होते हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो स्कॉलरशिप पे बाहर निकल आते हैं, पढ़ते हैं, और देन आगे निकलते हैं। हमजा भाई, एक मैं बात और ऐड करना चाहूँगा कि मतलब जिन बच्चों ने मास्टर के लिए आना है ना, उनके लिए मतलब चाइना ना बेस्ट प्लेस है। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने मास्टर जैसे किया ना, अगर किसी का शौक है कि मैंने यूरोप जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है, तो वो मेरी जो मतलब उनको ना ये कह लें एडवाइस कह लें, जो भी नसीहत यही है कि ना वो मास्टर करें चाइना से। अगर आपने स्कॉलरशिप पे जाना है, अगर सेल्फ पे आना है वो तो फिर हर बंदे की अपनी मर्जी है, अपना अपना है। अगर स्कॉलरशिप पे आना है तो बेस्ट प्लेस है जी चाइना या सऊदीया। सऊदीया में भी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। तुर्की का नहीं अच्छा, क्योंकि उधर बहुत कम पैसे हैं, फिर आपका खाना पीने का कोई सेविंग नहीं है। चाइना सऊदीया में अच्छी सेविंग में रहती है। तो आप इधर आएँ, इधर से करें मास्टर। जब आपका मास्टर किसी इंटरनेशनल इदारे से हो जाएगा ना, बेशक नहीं भी अच्छी यूनिवर्सिटी रैंकिंग, लेकिन आपका इंटरनेशनल में आ गया ना, तो आपके लिए आगे फर्दर मूव करना कनाडा, यूके जो भी है, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह बहुत इजी है। तो अगर किसी ने सेल्फ पे जाना है फिर तो वो मतलब ठीक है जाए, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए चाइना बेस्ट है। और अगर हाँ कोई मास्टर में जाना चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया यूके, ये नहीं कि मतलब चाइना ही बेस्ट है, वो भी चीज़ें अच्छी हैं।
लेकिन फिर उसको ये है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। चाइना में मतलब ना आपको मेहनत मतलब आप कह लो कि आपके पॉइंट्स कम भी हो तो आप गुजारा हो जाएगा। उधर जाना तो आपको अच्छी सीवी मतलब अच्छे स्कोर CGPA और क्या कहते हैं आइट्स लाजमी है। उसके बाद आइट्स के बाद पब्लिकेशन लाजमी मांगते हैं और सर्च वर्क लाजमी मांगते हैं रिसर्च के आपके लैब में। अब हमारे तो पता है UF में मतलब एमफिल में फिर रिसर्च करवाते हैं, बैचलर में कोई रिसर्च नहीं होती। अपने ये जो बंदा कोई अपने मतलब खुद अपनी मेहनत से खुद सीख ले या कहीं इधर उधर से सीख ले। BS में कोई मतलब प्रैक्टिकल वर्क इतना नहीं करवाते। वो उन्होंने बैचलर में मांगना मांगा होता है कि आपने लैब वर्क कितना किया है, आपको टेक्निक्स आती हैं मोलिकुलर के नहीं। इस वजह से मेहनत ज़्यादा है, हो जाता है लेकिन थोड़ा सा बंदा ना फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। चाइना में ये है कि आपको यूरोप से थोड़ी कम मेहनत में हो जाएगा आपका एडमिशन। जी हमजा भाई नेक्स्ट। जी मोहम्मद हमाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी हमजा भाई, मैं ना BS केमिस्ट्री कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। तो हमारा एक्सपेक्टेड ये है कि जो लास्ट पेपर हमारा होगा ना वो 1 सितंबर को होगा और डिग्री कह रहे हैं दिसंबर में मिलेगी। तो हमारे जो एक्टिविटी साहब है ना, तो वो कहते हैं कि बेटा आप ना इस साल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मोस्टली जो एडमिशन क्लोज हो जाते हैं ना वो सितंबर में हो जाते हैं, तो आपको तब तक डिग्री नहीं मिलेगी। क्या ऐसा कोई इसके अंदर ट्रू है? कोई चांसेस हैं कि मैं अभी अप्लाई कर सकता हूँ? यार मतलब सितंबर में आपके कोर्सेज वगैरह खत्म हो जाएंगे कि नहीं होंगे? मतलब DMC आपको जो होती है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 1 सितंबर को ना हमारा लास्ट पेपर है, तो हम्म, आप से लगा लें तकरीबन 20-25 दिन लग जाने पर 2 वीक लग जाएंगे फाइनल ट्रांसक्रिप्ट मिलते हुए। नहीं नहीं नहीं, फिर मुश्किल है। अगर तो ये होता ना अगस्त या जुलाई या सितंबर के शुरू में, क्योंकि ये सितंबर इनटेक है जब आपने अप्लाई करना है ना, तो इसका 90% यूनिवर्सिटी की मार्च में लास्ट डेट है या 80% कह लें। 10 to 20% की होती है अप्रैल या मई में लास्ट डेट। तो इससे पहले पहले अप्लाई करना होता है। और आपने अप्लाई करना है उसमें आपने ना इनकम्प्लीट DMC मतलब कितने भी सेमेस्टर की है, 3 हमारे MPhil में होते हैं 4 सेमेस्टर, तो आप और एक 2 एक की या और 3 की आपको DMC लगानी पड़ती है और चौथा लगाना एक। जी जी जी, मैं पूछ रहा था कि जो प्रोफेसर से हम रिकमेंडेशन लेटर लेते हैं, अगर हम चाइनीज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो तो ये प्रोफेसर खुद अपलोड करेंगे या मैं खुद भी कर सकता हूँ उनसे अप्रूव करवा के? जी जी मैं बताता हूँ। अच्छा वो बता रहा था एक तो हमें DMC अप्लाई लगानी पड़ेगी ना इनकम्प्लीट, और दूसरी चीज़ हमें लगानी पड़ेगी साथ होप सर्टिफिकेट मतलब डिपार्टमेंट से लेके। तो जो आपने होप सर्टिफिकेट में लिखना है कि मेरी डिग्री या मेरे जो कोर्सेज हैं अगस्त में होंगे या अगस्त सब सॉरी सितंबर में होंगे, 30 सितंबर तक 25 सितंबर तक। तो वो आपको नहीं रखेंगे क्योंकि सितंबर इनटेक है, तो उसमें सितंबर में आपका सेमेस्टर शुरू हो जाना है 10 से 15 सितंबर तक। तो आप यकम से 5 सितंबर या 10 सितंबर तक चाइना पहुंचना होता है, इसलिए मुश्किल होगा। और दूसरा आपने रिकमेंडेशन लेटर का ये जो होता है ना मतलब यूरोप वगैरह उधर सिर्फ आपने अपने टीचर से लेकर अपलोड कर देना। और रिकमेंडेशन लेटर हो प्रोफेसर का और एसोसिएट प्रोफेसर का। जी हमजा भाई। जी श्री। देखो ये कि हम लोग जो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, लाइक मैं अभी 4th सेमेस्टर मेरा स्टार्ट है, तो हमें अप्रोक्सीमेटली कितना एक टाइम पीरियड रखना चाहिए कि अभी से हम ये एफर्ट स्टार्ट कर लें, या ये हमें एक आफ्टर एमफिल हमें 1-2 महीने में एक्सेप्टेंस मिल के और हम ऑन टाइम अपने प्रोफेसर तक पहुंच जाएं? यार जो MPhil के स्टूडेंट है ना जैसे, तो उनको चाहिए क्योंकि इनकी डिग्री हो जानी है अगस्त सितंबर तक हो जाती है मतलब पेपर्स वगैरह वाइवा शाइवा। उसके बाद लेकिन नोटिफाई वगैरह होता है सितंबर अक्टूबर तक। लेकिन आपको चाहिए था कि आप ना, मैंने पहले ही बताया था कि अब हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं एक्सेप्टेंस लेने के लिए ना। जो बेस्ट टाइम होता है दिसंबर नवंबर या जनवरी के पहले कुछ दिन होते हैं। अब भी आपको मिल जाएगा अगर कोशिश करें। आप तो तकरीबन होंगे कि 20 के दिन या 10-15 दिन हैं। इसमें अगर आप एक्सेप्टेंस ले लें
और मार्च के 15 लास्ट 15 दिन में अप्लाई कर दें तो फिर आपका हो सकता है सितंबर इनटेक में। नहीं तो फिर अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक्सेप्टेंस के बगैर भी दे लेती हैं, तो आप उधर अप्लाई कर दें, फिर इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। लेकिन ये एक्सेप्टेंस होना तो फिर आपके चांसेस मतलब एक बच्चे के पास एक्सेप्टेंस है, एक के पास नहीं है, तो जिसके पास एक्सेप्टेंस होगा उसके मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब आप एलिजिबल हैं चौथे सेमेस्टर में अप्लाई करने के लिए अपने इनकम्प्लीट डीएमसी और होप सर्टिफिकेट, बट ये है कि एक्सेप्टेंस लेना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश कर लें शायद मिल जाए। जी मिस्टर आकिब। आकिब आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई इशू है तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके हैं। चलो हमें कंक्लूड कर देना है सर। मुझे किसी का मैसेज आया हुआ है कि रिकमेंडेशन लेटर का दोबारा बता दें। रिकमेंडेशन लेटर जी आप कर देंगे मैम से। जी जी, यह रिकमेंडेशन लेटर ना मतलब प्रोफेसर का हो और एसोसिएट प्रोफेसर का, मतलब लिखा होता है बाकायदा स्कॉलरशिप अप्लाई जब आपने करना है ना सीएससी पे, जब मेंशन होगा कि असिस्टेंट का नहीं वो मानते एसोसिएट हो या प्रोफेसर हो, तो ये आपने मतलब ये नहीं कि प्रोफेसर खुद अपलोड करेगा, वो दूसरे कंट्रीज में होता है, इटली वगैरह में या ऑस्ट्रेलिया में। इधर ये चाइना के लिए आपने करना है ना, तो ये आपने प्रोफेसर से साइन करवा के रख लेने हैं उनसे, मतलब एक्सेप्टेंस लेटर सॉरी रिकमेंडेशन लेटर लेके, तो आपने खुद ही अपलोड करने होते हैं। बाकी जो स्टूडेंट यूएफ के हैं ना, तो यूएफ में मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं और मेरा एक दोस्त है भाई जाहिद, तो मैंने और उसने इकट्ठे ही अप्लाई किया था। अगर किसी को मतलब फिजिकली हेल्प की ज़रूरत हो या किसी को मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए हो कि ना समझ आ रही हो, तो वो हमजा भाई को जानते होंगे भाई जाहिद, तो वो उनसे मिल लें तो वो आपको अच्छा गाइड कर देंगे, क्योंकि मैंने उन्होंने इकट्ठे ही किया था सारा शुरू बैचलर के बाद। लेकिन वो कह लें बैड लक है कि कोविड आ गया, फिर आ नहीं हुआ, फिर उन्होंने मास्टर यूएफ से कर लिया, मास्टर के बाद आ हुआ हमसे। तो आप उनसे भी गाइड ले सकते हैं, या अगर हमसे लेनी है तो हमसे भी, या हमजा भाई से कह दें जिससे भी। टाइम काफी हो गया तो हम सेशन को कंक्लूड करते जी जी ठीक। हैं। जी थैंक्स अ लॉट सर जय और सर रुबैल, आपने जो है ना हमें टाइम दिया और आज हमें आपने गाइड किया कि एक्सेप्टेंस लेटर जो है हम कैसे रिसीव कर सकते हैं और सीवी कैसे बनानी है, उसमें हमने सुपरवाइजर को कैसे ईमेल करनी है और सब्जेक्ट टाइटल हमारा क्या होना चाहिए कि जो कि सुपरवाइजर हमारी ईमेल रीड करे, और उसके अलावा कि परफेक्ट टाइम क्या है ईमेल करने का, और हमने रिमाइंडर ईमेल करना जो कि बहुत ज़रूरी है हर एटलीस्ट वंस इन अ वीक। तो थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।